उसका बड़ा बेटा एक बड़ी कंपनी का सीईओ बना, दूसरा एक सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर और तीसरा देश के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर। एक दिन तीनों को अपनी माँ का फोन आया कि उनके नाना जी का 70वां बर्थडे है और सबको वहाँ जाना है। अगली सुबह वो अपनी रोल्स रॉयस में वहाँ पहुंची, लेकिन उसकी अमीरी की वजह से छोटी बहनों की बेइज्जती न हो, इसलिए उसने गाड़ी घर से दूर खड़ी करवा दी और अपना महंगा गिफ्ट एक प्लास्टिक बैग में डालकर खुद चल पड़ी अपने पिता के घर की तरफ। पापा, मैं सालों के बाद आपका जन्मदिन मनाने आई हूँ। तुमने इतने सालों तक अपनी शक्ल नहीं दिखाई? अरे मैं तो हैरान हूँ कि मैं तुम्हें याद भी हूँ। पापा, मेरे हालात कुछ। चलो छोड़ो इन बातों को, अब ये बताओ तुम क्या अकेली ही आई हो? जी पापा, वो बच्चों को जरा काम था तो वो जरा देरी से आएंगे। काम था? एक ढंग की नौकरी तो नहीं है इन निठल्लों के पास। तो काम क्या था? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा। अगर किसी काम के होते तो अपनी माँ को यूं पैदल भेजते, वो भी हाथ में थैला देकर। अब आई हो तो खड़े खड़े वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? दावत की तैयारियां करनी है। पापा, आरव ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। तुम्हें पता है सरिता मेरे लिए इटली से वाइन की बोतल ले आई है और पूनम स्कॉटिश स्कॉच, और तुम ये कचरा देकर सब गेस्ट के सामने क्या मेरी इंसल्ट करना चाह रहे हो? चाहते वक्त अपना ये गिफ्ट वापस लेके जाना। अरे शारदा, तुम? मॉम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। सुनिए जी, प्लीज आज के दिन ये सब बातें रहने दीजिए। शारदा कितने सालों के बाद घर लौटी है। आओ शारदा, चलो अंदर चलते हैं। चलो बेटा, अंदर चलते हैं, आओ। देखो शारदा, तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारे पापा कितने अड़ियल किस्म के इंसान हैं। उनकी सेहत भी कुछ खास ठीक नहीं रहती है। आज उनका 70वां जन्मदिन है। कम से कम आज के दिन उनसे किसी भी बहस में मत पड़ो। वो जो भी कहे बिना किसी सवाल जवाब के मान जाना, है ना बेटा? ठीक है माँ, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तूने बहुत तकलीफें उठाई है। यकीन मानो माँ, उन तकलीफों के बाद भगवान ने मुझे खुशियां ही खुशियां दी हैं। आंटी प्लीज किचन में आइए। हाँ, आती हूँ बेटा। मैं शाम की पार्टी की तैयारी करके अब भी आती हूँ। हाँ, तब तक तू अपनी बहनों के साथ बैठना। आंटी आप आ रहे हैं? नहीं। अरे हाँ हाँ, आ रही हूँ बेटा, मैं अभी आती हूँ। सविता, पूनम, कैसी हो तुम दोनों? अरे शारदा, आ गई तो। अरे सरिता, पूनम, तुम दोनों बाहर क्या कर रही हो? चलो अंदर चल के एसी में बैठो। हाँ हाँ, चलो अंदर बैठते हैं। अरे रुको, तुम कहाँ अंदर चल दी? तुम जाके अपनी मम्मी का किचन में हाथ बंटवाओ। क्यों पापा, जब ये दोनों अंदर बैठ सकते हैं तो मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? अरे तुम्हारी हैसियत ही नहीं है इनकी बराबरी करने की। तुमको पता है ना, सरिता टॉप मोस्ट कॉलेज में प्रोफेसर हैं और पूनम सिविल सर्वेंट है। लाखों का सैलरी पैकेज है इनका। और तुम क्या करती हो? घर में बर्तन मांजने वाली एक नौकरानी। ये क्या हो रहा है? मम्मी, हम तीनों भी आपकी बेटियां हैं ना, फिर मैं आपके किचन में अकेले हेल्प क्यों करूं? सुनिए जी, शारदा को आराम करने दीजिए, काम मैं कर लूंगी। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। चलिए। वैसे भी
शारदा को तो ऐसा काम करना बहुत पसंद है। इसकी तो आदत ही है मेहनत मजदूरी करने की। अरे बिल्कुल सही कह रही हो। और वैसे भी ऐसे लोगों को काम करना भी चाहिए, गरीब लोग। You're right. तभी तो इसके शराबी पति ने इसे बेघर करके छोड़ दिया है। ना परिवार को खुश रख पाई और ना ही पति को। सही कहा तुमने, जैसी करनी वैसी भरनी। चलो हम लोग चलते हैं। चले पापा अंदर, वैसे भी काफी गर्मी गर्मी हो रही है। चल चल। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने आपके गिफ्ट्स तैयार करा दिए। बहुत खूब। हेलो आरव, यस मॉम। मॉम मैं अभी राजगढ़ पहुंच गया हूँ। बेटा ड्राइवर से कहना कि गाड़ी आराम से चलाए। यहाँ की सड़कें ना थोड़ी खराब है। हाँ मॉम, एक्चुअली मैं विवान और कबीर को साथ लेकर ही आ रहा हूँ। एंड मॉम, आप इतने टाइम बाद नाना जी के यहाँ पे गए हो, तो क्या वो लोग खुश हैं आपसे? हाँ बेटा, खुश क्यों नहीं होंगे, आखिर मेरा परिवार है। चलो मॉम, जल्दी मिलते हैं। हाँ? ओके। शारदा, ये एक्सपेंसिव इम्पोर्टेड विस्की की बोतल हमें पूनम ने दी थी लास्ट न्यू ईयर पर। ये तुम आज अपने पापा को तोहफे में दे दो अपनी तरफ से। नहीं माँ, इसकी जरूरत नहीं है, मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ। समझने की कोशिश करो बेटी, तुम्हारे पापा ऊंचे नाक वाले हैं। मैं जानती हूँ माँ। ये विस्की की बोतल उन्हें दे दो, सब गेस्ट के बीच में उनका सिर ऊंचा हो जाएगा और फिर तुम दोनों के बीच में गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। पर माँ, मान जाओ बेटा, ये मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूँ, दे दो इन्हें। तुम गलत समझ रही हो माँ। मैं जो गिफ्ट लाई हूँ वो आरव ने खुद सेलेक्ट किया है। मेरे दिए हुए गिफ्ट से पापा का सर नीचे नहीं होगा, यकीन करो, तुम टेंशन मत लो। हाँ सोच रही है तू, कौन सी गहरी सोच में है? तू है यार पूनम, तुझे पता है मैं यहाँ से छुपकर माँ और शारदा की बातें सुन रही थी। क्यों? तुझे पता मैंने क्या देखा? माँ शारदा को कह रही थी कि शारदा कुछ पापा के लिए कुछ सस्ता सा घटिया सा गिफ्ट लेकर आई है गंदी सी थैली में। तो माँ उससे जो तूने लास्ट ईयर पापा को विस्की का बॉटल दिया था इम्पोर्टेड वन, वो शारदा को देकर कह रही है कि तू इसे अपना गिफ्ट बोलकर पापा को दे दे ताकि वो खुश हो जाएंगे। क्या? हाँ, वो मेरे गिफ्ट को अपना गिफ्ट बता के देगी? उसकी ये हिम्मत, रुक अभी इसका इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि शारदा ने ऑलरेडी मना कर दिया। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो कह रही है कि उसका गिफ्ट तेरे गिफ्ट से बेहतर है, क्योंकि उसके बेटे आरव ने पर्सनली पापा के लिए चूज किया है इसलिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया जानती है कि आरव 2 कौड़ी का ठेले वाला है, वो इतना महंगा गिफ्ट अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अब तू ठीक कह रहे हैं, पर कहने को तो कुछ भी कह सकते। अब ये तो हम सब जानते हैं कि वो लाई तो कुछ सस्ता सा घटिया सा ही गिफ्ट थैले से। सरिता, अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है ना कि उसकी बॉटल को स्कैन करके उसके प्राइस का पता लगा लेंगे हम। क्या बोल रही है? कर सकते हैं ऐसा? ऑफ कोर्स। चलो मैं राकेश को बता के आती हूँ। राकेश आनंद, आप स्कैनर का अरेंजमेंट करो, तभी पता चलेगा उसके गिफ्ट का एक्चुअली प्राइस क्या है। एक बार स्कैनर का अरेंजमेंट होने दे, फिर पता चलेगा शारदा के गिफ्ट का एक्चुअली प्राइस क्या है। सही कह रही थी, इतने सालों बाद घर आई है, फिर भी ना दिखावा करने की, शोषा करने की इसकी आदत ना गई नहीं है। सुन, मुझे क्या लगता है, इसको ना हमें सबक सिखाना चाहिए। सबके सामने जब इसका मजाक बनेगा ना, तब इसको अक्ल आएगी। एग्जैक्टली। चल, ये गिफ्ट शारदा की तरफ से है, नोट कर लो। सोच क्या रहे हो? शारदा का गिफ्ट नोट करो। रुक जाइए माँ।
मैं जानती हूँ कि बचपन से आप शारदा का फेवर करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे खुश करने के लिए मेरा दिया हुआ गिफ्ट उसके नाम पर नोट करवा दें। तुम कैसे बातें कर रही हो? तो क्या गलत कहा मैंने? ये लास्ट न्यू ईयर पे मैंने और राकेश ने पापा को गिफ्ट नहीं की थी? ये वही विस्की की बोतल है ना? आवाज नीचे करो। लेकिन क्यों? क्या आपको डर है कि शारदा का सच सबके सामने आ जाएगा? ये सारा तमाशा उसी की वजह से तो है, जो अपने माँ बाप के लिए ढंग का गिफ्ट नहीं ला पाई और मेरा गिफ्ट चुरा के खुद के नाम पे दे रही है। ये क्या बहस चल रही है यहाँ? देखिए ना पापा, ये देखिए। अरे ये तो वही स्कॉच की बोतल है जो तुमने मुझे न्यू ईयर नाइट में प्रेजेंट किया था, लेकिन इसे बाहर क्यों निकाला? पापा, शारदा तो कोई गिफ्ट लाई नहीं, इसलिए वो मैंने और राकेश ने जो आपको न्यू ईयर पे ये गिफ्ट दिया था ना बॉटल, उसे चुराकर अपना गिफ्ट बता के आपको खुश करना चाह रही थी। कहाँ है शारदा? बुलाओ उसको अभी। शारदा, क्या हुआ पापा? ये क्या किया तुमने? मैंने क्या कर दिया? तू अब भी अपनी गलती नहीं मानेगी? ये शारदा की नहीं, मेरी गलती है। माँ, मैंने आपको मना किया था ना, मुझे इस गिफ्ट की जरूरत नहीं है, मेरा गिफ्ट इससे ज्यादा बेहतर है। बदजात, फिर से आ गई मुझे जलील करने। पापा, अब सारे गेस्ट के सामने मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। घर की बातें घर के चार दीवारी में ही रह जाएं तो अच्छा होता है, पर तेरी वजह से ये हमारा पूरा परिवार सबके सामने जलील हो रहा है। शारदा, तुझे पता होना चाहिए कि तूने क्या किया है। नहीं सरिता, मुझे नहीं पता, तुम बता दो क्या हुआ है। देखो, तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैं ऐसा वैसा कुछ कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन अगर तुम जानना ही चाहती हो तो फिर सुनो, लेकिन बाद में मुझे ब्लेम मत करना अपनी इंसल्ट के लिए। हाँ बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। तो सुनो, यहाँ सब जानते हैं कि तुम डिवोर्सी हो और सिंगल मदर होने के नाते तुम्हें बच्चों को पालने में काफी दिक्कतें हुई। हाँ तो हुई। तो यार बंद करो ये अमीर होने का नाटक, क्यों दिखावा करती हो? गरीब हो एक्सेप्ट करो। और हम सब जानते हैं कि तुम्हारा गिफ्ट कितना महंगा है, इसलिए साबित करने की कोशिश मत करो कि तुम्हारा गिफ्ट बहुत महंगा है। ये बात सच नहीं है पापा। सालों तक तुम हमारी जिंदगी से दूर रही थी, सुकून था। मुझे तुम्हारे यहाँ रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम अपने साथ ये मनुष्यत लेके आई हो जिससे मेरे जन्मदिन की पार्टी पूरी खराब हो गई। ये तो अच्छा है कि तुम्हारे निठल्ले और नकारे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं आए। पापा, मेरे बेटे नकारे नहीं है। वो निठल्ले भी हैं और सड़क छाप भी, वरना तुमको खाली हाथ इधर ऐसे नहीं भेजते। ये घटिया सा गिफ्ट देकर मेरी इंसल्ट नहीं करते। बिल्कुल सही कहा पापा आपने। पता नहीं कहाँ से उठा के लाई है ये सस्ती शराब, पता नहीं जहरीली भी हो सकती है, इससे फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है, किसको पता है। ये कोई सस्ती शराब नहीं है, ये कोई सस्ती शराब की बोतल नहीं है पापा। ये दुनिया के सबसे फेमस वाइन कलेक्टर से मेरा बेटा आरव आपके लिए लेकर आया था। ये दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव लीकर में से एक है। अच्छा जी, तो तुम ही बता दो क्या है इस कचरे का दाम। ये तो मैं एग्जैक्टली नहीं जानती। हद हो गई शारदा, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। बस कर दो अपना ये ढोंग। झूठ बोलना ही था, थोड़ा एफर्ट कर लेती। कैसा चीप गिफ्ट लाई हो किस तरह से। वो तो मैं रफा हो जाओ यहाँ से, बहुत बोल लिया तुमने। पर क्यों पापा, आपको मैं कैसे यकीन दिलाऊं। तुम चली जाओ यहाँ से ताकि हम सुकून से अपने जन्मदिन की पार्टी मना सकें। क्या
क्या बात कर रहे हो? जी प्रमोद अंकल, आप चाहे तो चेक कर लीजिए, ये तो कमाल की चीज है। ओके प्रमोद अंकल, तो अब शुरू करते हैं इस स्कैनिंग मशीन से सभी गिफ्ट्स के प्राइस। आप प्लीज गिफ्ट लेके आइए। पहले कोई और गिफ्ट स्कैन करो, एज यू विश। और ये स्कैनिंग शुरू हो गई है, अब देखिए सभी स्क्रीन पर। क्या बड़ा जल्दी स्कैन हो गया? इसका सही प्राइस है, ऑनलाइन में भी सही प्राइस। तो अब बताइए सबसे पहले किसका गिफ्ट स्कैन किया जाए? वो वाला सरिता जी का गिफ्ट स्कैन कीजिए। यहाँ सब लोगों को पता है कि डैड को इटालियन वाइन्स बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उनके लिए इटली से 30 इयर्स ओल्ड स्पेशल विंटेज वाइन लेके आई। मैंने बहुत तरह की शराब पी है, लेकिन इतनी महंगी शराब मैंने अपनी आंखों से आज तक नहीं देखी। चलो यार मिल के पीते हैं। नो 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 यशंबर, ये तो किसी स्पेशल ओकेजन के लिए संभाल के रखो। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आप मेरा गिफ्ट ओपन करके देखिए। मैं पापा के लिए विंटेज स्कॉच विस्की लाई हूँ। और अब बारी है आपके सबसे लाडले और छोटे दामाद की तरफ से छोटा सा गिफ्ट। और ये स्टार्ट हो गई है स्कैनिंग। भाई राकेश, तुम तो बहुत दिलदार निकले, इतना महंगा गिफ्ट लिया है। बस अंकल, मैं तो अपने ससुर जी का बहुत सम्मान कर, मेरी तरफ से बहुत छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू बेटा, तुम दोनों ने मुझे हमेशा बड़ी इज्जत दी है। और एक मेरी नाकारा बेटी है शारदा, जो हमेशा मुझे जिल्लत देती है। ये वो वाइन है जो मेरे बेटे आरव ने अपने नाना जी के लिए चुनी है। ये किस कूड़ेदान से उठा के लाई है? ऐसा गिफ्ट कोई लाता है क्या? ये तो बड़ी सस्ती आरव लगती है। पक्का कचरे से उठा के लाई। ये क्या है शारदा? तुम जानती हो अच्छी तरह से कि पापा को सिर्फ और सिर्फ विंटेज वाइन्स पसंद है, और तुम ये सड़ा हुआ कचरा पिलाकर उन्हें मारना चाहती हो? लगता तो यही है दीदी, यही करना चाहती है। जानती हो, मुझे तो ये पक्का इसकी कोई साजिश लग रही है। जो ऐसी गिरी हरकत करते हैं सोशली बॉयकॉट कर देना चाहिए और जमीन पर नाक रगड़वानी चाहिए। वैसे भी ये कोई छोटी मोटी हरकत नहीं है जो सिर्फ सॉरी बोलोगे और निकल जाओगे यहाँ से। ठीक है, अगर ये बोतल सस्ती निकली तो जो चाहे वो सजा दे दे। कितनी बेशर्म है ना, इसको अभी भी डर नहीं है और सब बोले जा रही है। अगर मेरी बोतल ऑथेंटिक और महंगी हुई तो सबके सामने नाक तुम रगड़ोगी। एक कलंक हो तुम इस परिवार, एक तो अनपढ़ और एक डाइवोर्सी, न पति की हो सकी न मायके की। अब क्या तुम यहाँ सिर्फ मुझे जलील करने आई हो? नहीं पापा, क्या करूं मैं आपको यकीन दिलाने के लिए? चुप हो जा, मैं सड़क के कुत्ते पे भरोसा कर लूंगा, लेकिन तुम पर नहीं। गलती मेरी है जी, उनको तकलीफ क्यों दे रहे हो? सब मेरी ही गलती है। ये भी तुम पर ही गई है। एहसान फरामोश हो तुम दोनों। तुम भी इसके साथ मिलकर मेरी जान लेना चाहती हो? बोलो। बस आप मम्मी पर मत चिल्लाइए। दफा हो जाओ तुम यहाँ से। मर गई हो तुम मेरे लिए। आप मेरी बोतल स्कैन क्यों नहीं करते? डर गए क्या? हाँ राकेश, हम इसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर देते। आप इसकी बोतल को स्कैन करिए अभी। दफा होने के पहले और बेइज्जती करवानी है अपनी। और अब बारी है इस घर की बड़ी बेटी शारदा की तरफ से दी गई वाइन। ऐसा कैसे हो सकता है? कनिका की लाई बोतल को जब स्कैन किया तो टीवी स्क्रीन पर 40 लाख दिखाई दिया। $50,000? 40 लाख रुपए? इसका मतलब ये है कि ये वाइन रेयर वाइन में से एक है। जो शराब ज्यादा पुरानी होती है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैंने आप सबसे कहा था ना कि मेरा लाया गिफ्ट ही सबसे महंगा है। आप सब मेरा यकीन कीजिए, मैंने जवानी में जो भूल की थी उसकी कीमत मैं आज भी चुका रही हूँ। अब तो मुझे माफ कर दो। विशंबर अभी भी हैरानी से कनिका को देख रहा था। तभी पूनम का पति अशोक मेहरा, जो ज्यादातर चुप ही रहता था, आगे आया और उसने कहा, मुझे याद भी आता है जब मैं एक बिल्डर की कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़ा था और मैंने सौरभ को वहाँ ईंटें उठाते देखा था।
हैरानी की बात है कि एक मजदूर 40 लाख की बोतल कैसे खरीद सकती है। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। मुझे तो लगता है कि ये मशीन ही खराब है। लेकिन मशीन में तो बाकी सभी बोतलों के दाम एकदम ठीक ठाक दिखा है। इसका मतलब मशीन ठीक है। मुझे तो लगता है ये मशीन ही खराब है। मशीन भी ठीक है और इसका दाम भी। खराबी तो इस औरत की नीयत में है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी हिलाई हुई मशीन में ये साबित हुआ है कि मेरा दिया गिफ्ट ही सबसे महंगा है। इस मशीन ने तो इस बोतल पर लगा बारकोड स्कैन किया है, लेकिन इसका क्या सबूत है कि बोतल के अंदर की शराब असली है? सरिता की यह बात सुनकर विशंभर के कान खड़े हो गए और वहाँ खड़े सारे मेहमान कनिका को शक भरी निगाहों से देखने लगे। तब कनिका की माँ उसका बचाव करने के लिए फिर से आगे आई। तुम ये क्या कह रही हो? भला कनिका ऐसा क्यों करेगी? वो शराब में मिलावट क्यों करेगी? जायदाद के लिए और किस लिए? जब कोई जायदाद पाने के लिए इतनी महंगी गाड़ी किराए पर ला सकता है तो फिर असली शराब की जगह नकली शराब भरना कौन सी बड़ी बात है? लो बोलो, नकली शराब पीकर अगर हमें फूड पॉइजनिंग हो गई तो? अरे कुंदन चाचा, फूड पॉइजनिंग तो तब होगी जब आप जिंदा बचोगे। मुझे तो शक है कि ये हमारे पिताजी को मारने के लिए इस शराब में जहर मिलाकर लाई है। ये सुनकर कनिका जोर से चिल्लाई। बस करो, बस करो। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी मेहमान कुछ पल के लिए चुप हुए और तभी विशंभर फिर बोल पड़ा। अब मुझे सब समझ में आ रहा है। इतने सालों बाद तो इस घर में एक साजिश के तहत आई है। हाँ? मुझे मारकर मेरी जायदाद में से अपना हिस्सा लेने आई है तू। नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं पापा। ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत तो मैं तुझे उस दिन समझा था जिस दिन तू पैदा हुई थी। मैंने तुझे इस घर की लक्ष्मी समझा था, लेकिन तू तो डायन निकली। कनिका के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तब उसकी माँ एक बार फिर से उसके बचाव में आगे आई। मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस करो। आज के इस खुशी के मौके पर इस तरह झगड़ना ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे बच्चे इतने ही अमीर हैं, तो अपनी माँ की बात को सच साबित करने के लिए वो अब तक यहाँ आए क्यों नहीं? वो किसी भी वक्त यहाँ आते ही होंगे। अरे छोड़ो, अगर आना होता तो अब तक आ चुके होते। आप कब तक ये नकली शराब हाथ में लिए खड़े रहोगे? राकेश ने वो शराब की बोतल वापस कनिका को दे दी और कनिका उसे हाथ में लिए कस के पकड़कर रोने लगी और अपने पिता को आस भरी नजरों से देखने लगी। मैं तो यही सोचकर यहाँ चली आई कि ये मेरा ही घर है। इतने सालों बाद मेरी गलतियों को भुलाकर मुझे अपना लेंगे, लेकिन मैं गलत थी। बोलिए पापा। विशंभर गुस्से में चिल्लाता हुआ आया और उसने कनिका के हाथ से बोतल छीन ली और उसे जमीन पर दे मारा। बोतल के टुकड़े टुकड़े हो गए और अंदर भरी शराब जमीन पर चारों तरफ फैल गई। मेरे मुंह पर थूकने के अलावा तूने आज तक कुछ नहीं किया। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है कि ये गंदगी क्या तेरा बाप साफ करेगा? मैं कुछ भी साफ नहीं करने वाली। अब तक कनिका की जिन आंखों में आंसू थे, अचानक उनमें अंगारे दिखने लगे। वो अपने आंसू पोंछकर बोली, मेरे बेटों का लाया गिफ्ट तोड़कर आपने उनका अपमान किया है। जब तक बात मुझ तक थी तब तक मैं सब कुछ सहती रही, लेकिन अपने बच्चों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करूंगी। तो फिर अब तक यहाँ क्यों खड़ी है? क्या भूल गई दरवाजा किस तरफ है? कनिका ने अपनी मुट्ठियां भींची और अपना गुस्सा दबाकर दरवाजे की तरफ चलने लगी, लेकिन उसकी दोनों बहनों ने अभी भी उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करना बंद नहीं किया। कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि जब ये औरत मजदूरों के बीच में रहती होगी तब इसने जाने किस किस के साथ रात बिताई होगी। दोनों बहनें ठहाके मारकर हंसने लगी और दरवाजे की तरफ जा रही कनिका खून का घूंट पीकर रह गई। वो दरवाजे के बाहर पहुंची थी कि पूनम ने कहा, मुझे तो लगता है कि ये बात भी झूठी है कि इसके तीनों बच्चे एक साथ हुए थे। जरूर इसे पता ही नहीं होगा कि इसने किस बात से कौन से बच्चे को पैदा किया है। अब कनिका की बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी तरह गुस्से में रोते हुए उसने आखिरी बार हवेली की तरफ देखा और तब विशंभर ने चिल्लाकर कहा, बंद करो ये दरवाजे। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे बंद कर पाते, वहां एक के बाद एक 3 लग्जरी कार आकर रुकी। हवेली के अंदर से सभी मेहमान हैरान होकर बाहर आ गए। अरे विशंभर पाजी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? लगता है दुनिया की सारी सबसे महंगी गाड़ियां आज यहाँ आकर खड़ी हो गई हैं। वाह, ये सबसे पीछे वाली कार तो मेरी ड्रीम कार है। देख रही हो सरिता, इन गाड़ियों की कुल कीमत हमारी प्रॉपर्टी से भी ज्यादा है। अब भी तुम्हें दाल में कुछ काला नजर आ रहा है क्या? मुझे तो पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। तीनों गाड़ियों से कनिका के बेटे उतर कर आए और अपने बेटों को देखकर कनिका का खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से जाग गया। उसने अपने आंसू पोंछ दिए और अपने बेटों के गले मिली। क्या हुआ माँ, आप बहुत परेशान दिख रही हैं? हवेली में अब तक जो भी हुआ था, कनिका उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी। अरे कुछ नहीं बेटा, बस बहुत दिनों बाद अपने परिवार से मिली तो थोड़ा भावुक हो गई। अब तो मैं वापस लौट रही हूँ। पक्का ना? अगर कोई परेशानी है तो हमें बताइए। क्या नानू को हमारा दिया गिफ्ट पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा माँ, आपको याद है कि बचपन में जब हम छोटे थे तब आप हमारे लिए चूल्हे पर रोटी बनाया करती थी? जैसे जैसे आरव बोल रहा था वैसे वैसे कनिका अपनी यादों में डूबकर उस समय को याद कर रही थी जब वो चूल्हे पर रोटी बनाकर अपने बच्चों को खिलाया करती थी। उस समय हमारे हालात इतने खराब थे कि आप हम तीनों को भरपेट खाना खिलाकर खुद भूखे ही सो जाया करती थी। और जब कभी भी हम आपसे पूछते थे कि क्या आपने खाना खाया, तो आप झूठ मूठ का हाँ कह दिया करती थी। पुरानी बातें याद करके कनिका की आंखों में आंसू आ चुके थे और उसके तीनों बेटों की आंखें भी नम हो चुकी थी। अपनी यादों से बाहर आकर कनिका ने आरव से कहा, लेकिन ये सब बातें तुम इस वक्त क्यों कर रहे हो बेटा?
क्योंकि आपका झूठ मैं उस टाइम भी समझ जाता था और आज भी समझ चुका हूँ कि आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। तभी मौका पाकर विशंभर बोल पड़ा, वाह, अब तो तेरे खुद के बेटे ने भी तुझे झूठा कह दिया। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा कहकर आरव ने विशंभर को धक्का मारा और विशंभर जमीन पर जा गिरा। वो जमीन पर गिरा हुआ हैरानी से आरव और कनिका को देखता रहा। ये सीन देखकर बाकी के सारे मेहमान भी चौंक गए। ये क्या कर रहे हो आरव? ये तुम्हारे नाना है। अपनी माँ की बात सुनकर कबीर और विवान के कान खड़े हो गए, लेकिन आरव अभी भी गुस्से में था। वो सभी मेहमानों को देखकर बोला, मेरी माँ की आंख से गिरा आंसू मिट्टी में मिलने से पहले इस हवेली को मिट्टी में मिला दूंगा मैं। आरव की आवाज सुनकर सभी लोग घबरा गए। अशोक मेहरा घबराकर अपनी बीवी पूनम के पीछे छुप गया। घर में तो बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, इसके सामने भी कुछ बोलो। अरे चुप रहो, पहले देखने दो कि क्या तमाशा चल रहा है इन माँ बेटों का। इस लड़के के तेवर देखकर तो मुझे विशंभर बाजी की जवानी याद आ गई। विशंभर अपनी जमीन पर बैठा सब कुछ देख रहा था। उसकी पत्नी शारदा और बेटी कनिका उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन विशंभर उनके छूने से पहले ही बोल पड़ा, मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। इसी बीच रजत ने एक फोन मिलाया और दूसरी तरफ विशंभर लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और खड़े होते ही बोला, जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो अक्सर कुत्ते भी उसके आगे भौंकने लगते हैं। तो अपने बेटों को गुंडागर्दी करने यहाँ लाई है, लेकिन मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। नानू, मेरे होते हुए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह जहर को काटता है, उसी तरह गुंडागर्दी का जवाब भी गुंडागर्दी से ही दिया जाता है। रजत की ये बात सुनकर सब लोग चौंक गए। अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि रिश्ते में तुम सब भाई लगते हो? रिश्तों की परवाह होती तो ये लोग इस तरह नानू की बेइज्जती तो ना करते। बेइज्जती तो हमारी माँ की हुई है यहाँ। ये तो शुक्र करो कि अब तक हमने तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, वरना क्या कर लोगे तुम? हाँ, हमें डरा रहे हो क्या? आरव अब खुलकर सामने आ गया। तुम्हें जिसे बुलाना है बुला लो। भैया रुको, जो गाड़ी मैंने नानू को गिफ्ट करनी थी वो आने वाली है। विवान की बात को सुनकर सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। ये देखो, ड्रामे की हद होने वाली है। अब एक और भाड़े की गाड़ी आने वाली है। अरे बेटा, भाड़े की सिर्फ गाड़ी ही नहीं है, इन लोगों का सूट बूट भी भाड़े का ही है। इतने अमीर लोगों के पास एक भी नौकर नहीं है। अरे भाई, हमारे पास भी 10 नौकर हैं और ये लोग तो बिना नौकर के आए हैं। क्या आपको हमारे ड्राइवर दिखाई नहीं दे रहे? अब किराए की गाड़ी के साथ किराए के ड्राइवर तो आएंगे ही ना। इस बात का जवाब देने के लिए आरव आगे बढ़ा, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक लिया। नहीं बेटा, तुम्हें इनका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। देख लो, जायदाद की भूखी औरत को अब इसके पास कोई जवाब नहीं है। तभी एक स्पोर्ट्स कार का हॉर्न बजा और वहाँ खड़े हर एक व्यक्ति का ध्यान उस स्पोर्ट्स कार पर गया, जो बहुत स्पीड में वहाँ आकर रुकी। ये तो लंबोर्गिनी गैलाडो है, इस दुनिया की नंबर 1 स्पोर्ट्स कार। यही कार मेरे बेटे अपने नाना जी के लिए लाए हैं। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान होकर उस गाड़ी को देख रहे थे। विशंभर की जबान पर तो जैसे ताला लग गया था। क्या इतनी महंगी गाड़ी भी किराए पर मिलती है? कुंदन की बात सुनकर विशंभर उस गाड़ी के पास गया और उसे गौर से देखने लगा। नानू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अच्छे से चेक करो, कहीं गाड़ी डुप्लीकेट तो नहीं है। मैंने सुना है कि लोग अक्सर अपनी गाड़ियों को मॉडिफाई करके उसे महंगी गाड़ी जैसा बना देते हैं। देखा, मेरे बेटे ने 1 मिनट में बता दिया कि ये गाड़ी नकली है। तभी तो मैं कहती हूँ कि वो फ्यूचर में सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेगा। हाय, किसी की नजर न लगे मेरे बेटे को। नहीं, ये झूठ है। मेरे बेटों को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है या नहीं, ये बात तो तब ही पता चलेगी जब ये पता चलेगा कि ये गाड़ी असली है या नकली। दुनिया में किसी से भी पूछ लो, विवान सिंह फर्जी धंधा नहीं करता। ये गाड़ी 100% ओरिजिनल है। क्या इस गाड़ी के कागज पापा जी के नाम पर हैं? राकेश की बात सुनकर विवान, कबीर, आरव और कनिका एक दूसरे को देखने लगे। हमारी सभी गाड़ियों के कागज मेरी कंपनी के नाम पर हैं, लेकिन आप चेक करवा सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ। सब लोग विवान की बात सुनकर हंसने लगे। हे भगवान, जैसी माँ वैसे बेटे, इन सब ने एक ही रट क्यों लगा रखी है कि कागज हमारे नहीं कंपनी के नाम है, जो भाड़े पर अपनी गाड़ियाँ देती है। अब इस औरत का बेटा कहेगा कि मैं ही उस कंपनी का मालिक हूँ। इससे पहले कि विवान कुछ और कह पाता, कनिका ने उसे भी रोक लिया। तभी उन लोगों ने देखा कि 2 से कई गाड़ियां वहां आ रही थी। जब वो गाड़ियां वहां आकर रुकी तो उसमें से कुछ गुंडे उतर कर आए और उनमें से एक गुंडा रजत के पास आकर बोला, भाई बताओ किसकी फोटो पर हाथ चढ़ाना है? कनिका गुंडों को देखकर डर गई और उसके बेटे अलर्ट हो गए। उन्होंने कनिका को अपने पीछे कर लिया। रजत और राकेश एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। विशंभर सिंह का खोया हुआ कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ गया। मैं अपने नानू के जन्मदिन पर किसी तरह का खून खराबा नहीं करना चाहता, लेकिन जगताप भाई, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि औरत और इसके बच्चे किसी तरह की होशियारी ना कर सके। वाह, देखा मेरे बेटे ने कैसे बाजी पलट दी। विशंभर सिंह सीरियस होकर खड़े हुए और कनिका और उसके बेटे को देखने लगे। तब शारदा ने उनके आगे गिड़गिड़ाकर कहा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। यहाँ बाहर तमाशा करने की क्या जरूरत है? विशंभर ने इस बात पर कुछ नहीं कहा। वो बस मुड़कर वापस हवेली के अंदर चला आया। उसके पीछे पीछे सारे मेहमान कनिका की तरफ मुंह चढ़ाते हुए अंदर चले आए। जगताप भाई, तुम अपने लोगों के साथ हवेली के बाहर ही रहना ताकि ये लोग बच के भाग ना पाए। तुम फिक्र मत करो भाई, मेरे रहते यहाँ से कोई भी बच के नहीं निकल पाएगा। जब बाकी के सभी मेहमान अंदर चले गए तब शारदा अपनी बेटी कनिका से ठीक से मिल पाई। बच्चों, ये तुम्हारी नानी माँ है। कितने बड़े हो गए हो तुम सब। चलो अंदर चलो। जिस मकान में मेरी माँ का अपमान हुआ हो, मैं वहाँ कदम भी नहीं रखूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपनी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए अंदर जाना चाहिए। जिस माँ की वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं, उस माँ की इज्जत को सहकर चुपचाप चले गए।
तो क्या फायदा ऐसी कामयाबी का? कनिका इस बीच चुप ही रही, लेकिन अपनी माँ को सच्चा साबित करने के लिए तीनों बेटे कनिका के साथ उस हवेली में चले गए। अंदर उन्होंने टूटी हुई शराब की बोतल देखी और फिर सब एक दूसरे को देखने लगे। तुम लोगों का शराब वाला प्लान तो बिल्कुल फेल हो गया। प्लान? कैसा प्लान? देखो कैसे मासूम बन रहे हैं। शराब में जहर मिलाकर पापा को मारने का प्लान। ये कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं आप लोग? माँ, कौन है ये मेरी छोटी बहन पूनम है और वो बड़ी बहन सरिता। ये दोनों तुम्हारी मासी है। जबरदस्ती हमसे रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे लिए सालों पहले ही मर गई थी। कनिका गुस्से में सरिता को देखती रही। क्या आप लोगों को इतना भी नहीं पता कि इम्पोर्टेड लिकर की सील इस देश में नहीं बनती? क्या आप में से किसी ने इसकी सील चेक नहीं करी थी? सब लोग उस टूटी हुई बोतल की सील की तरफ देखने लगे। इसकी सील तो असली लग रही है। इसका मतलब ये सच में 40 लाख की शराब थी। ओए, कम वक्त चखने को भी नहीं मिली। अगर ये शराब असली भी थी तो भी इसका क्या सबूत है? ये तुम नहीं खरीदी थी। ये चोरी की भी तो हो सकती है। इनका बाप भी तो चोर ही था। जुबान संभाल के बात कर। ओहो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऐसा क्या गलत पूछ लिया मेरे बेटे ने? क्या तुम्हारे पास इसका कोई बिल है? अरे जो लोग इतनी सारी गाड़ियां किराए पर ला सकते हैं, एक फर्जी बिल बनवाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? जब ये तीनों छोटे थे तो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। इनके पास किताबें खरीदने के भी पैसे नहीं थे, तो फिर ये इतनी जल्दी इतने अमीर कैसे बन गए? आरव फिर से चिल्लाने ही वाला था, लेकिन कबीर ने उसे रोक लिया। ठहरो भैया, मैं बात करता हूँ। कबीर के कहने पर आरव रुक गया, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। सुबह मैं अपने ऑफिस में था जब माँ का फोन आया। कबीर उस दिन सुबह की अपनी याद में खो गया जब वो अपने ऑफिस में बैठा था और उसका फोन बजा था। हेलो माँ, कैसी हो? सब ठीक तो है? सब ठीक है बेटा। मैंने आज तेरे नाना के घर पर जाने का फैसला किया है। आज उनका जन्मदिन है। ये आपने एकदम सही फैसला किया है माँ। मुझे लगता है कि उम्र के इस पड़ाव पर नानू बीती बातों को भूलकर आपको देखते ही अपने सीने से लगा लेंगे। भगवान करे ऐसा ही हो बेटा। और आखिरकार हम भाइयों को भी अपने नाना नानी से मिलने का मौका मिलेगा। मैंने इसलिए तुझे फोन किया बेटा। तेरे नाना को हमेशा से सिर्फ 2 ही चीजों का शौक रहा है, एक महंगी से महंगी शराब और दूसरा महंगी से महंगी गाड़ी। आरव ने शराब का बंदोबस्त तो कर दिया है, लेकिन विवान का फोन ही नहीं लग रहा है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो माँ, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। आप आराम से नानू से मिलो, हम तीनों अपने काम खत्म करके तुरंत आ जाएंगे। अपनी यादों से बाहर आकर कबीर ने सारे मेहमानों से कहा, और तब ऑफिस में कॉन्फ्रेंस कॉल पर हमने तय किया था कि तीनों भाइयों की तरफ से दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी इस हवेली की शान बढ़ाने के लिए हम नानू को गिफ्ट करेंगे, जो इस वक्त हवेली के बाहर खड़ी है। ऑफिस दिखने में तो ये लड़का किसी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड लगता है। सब लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। कनिका और उसके बेटे दांत पीसते रह गए। कितनी हैरानी की बात है कि ये माँ बेटे अब तक कुछ भी साबित नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब भी इनकी अकड़ कम नहीं हुई। अकड़ कम होगी भी तो कैसे? ये पूरी तैयारी के साथ जो आए हैं, जायदाद में हिस्सा लेकर रातों रात करोड़पति बनने का प्लान है इनका। इन सब बातों के बीच विशंभर वहां खड़ा खुद को बहुत देर से एम्बैरेस फील कर रहा था। मेरी इस औलाद ने सिवाय बदनामी के मुझे और कुछ भी नहीं दिया। मैं तो इस औरत को कब का भुला चुका था। मैंने मान लिया था कि मेरी सिर्फ 2 ही बेटियां थी। जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन इसने वापस आकर मेरी जिंदगी में फिर से आग लगा दी। लेकिन मैं तो आपकी खुशियों में शामिल होने आई थी पापा। तू मेरी खुशियों में शामिल होने नहीं, बल्कि मेरी खुशियों को पैरों तले कुचलने आई थी। विशंभर ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन आरव फिर से अपनी माँ की ढाल बनकर खड़ा हो गया। विशंभर आरव को देखकर रुक गया। आप ये बताइए कि अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे बेटे किसी भी इम्तिहान का सामना कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर ठीक है। आपके बेटों ने डिसाइड किया कि वो नानू को लंबरगिनी कार देंगे, लेकिन वो कार उनके नहीं, तुम्हारी ही कंपनी के नाम पर है। तो पहले तो मुझे उस कंपनी का नाम बताओ जो इतनी महंगी कार भाड़े पर देती है। उसकी बात सुनकर विवान ने कॉन्फिडेंस से आगे आकर कहा, मेरी कंपनी का नाम है KNK ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड और मेरी कंपनी लग्जरी कार्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा लग्जरी व्हीकल्स रेंटल बिजनेस में भी डील करती है। नानू के नाम पर ये गाड़ी इंपोर्ट कराने में 2 महीने का प्रोसेस लग जाता, इसलिए मैंने रेंटल के लिए कंपनी के नाम पर खरीदी हुई कार को गिफ्ट के तौर पर मंगवा लिया था। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, पूनम की बेटी नेहा, जो कि अब तक कोने में बैठी सब कुछ देख रही थी,